सभी को मेरी नमस्ते। जैसा कि हम सब जानते हैं, आज ये 162वीं गोष्ठी है सृजन संवाद की, और इस गोष्ठी के साथ हम अपने 15 साल पूरे कर रहे हैं। 15 साल की एक लंबी यात्रा बहुत सारे लोगों के सहयोग से ही संभव हुई है। जब हम लोगों ने शुरू किया था तो कुछ लोग ही एकत्रित हुए थे शुरू में, और हर गोष्ठी में कुछ लोग आ रहे थे। गोष्ठियां निरंतर चलती रहीं। कभी हमने साहित्य पर बात की, कभी सिनेमा पर बात की, कभी अन्य कलाओं पर बात की। गोष्ठियां कई साल निरंतर हर मास होती रहीं कि अचानक कोविड आ गया। कोविड आ गया तो पूरी दुनिया ही तबाह हो गई, कह सकते हैं। हम लोगों को भी बहुत चिंता हुई कि अब क्या होगा, कैसे गोष्ठियां करेंगे। लेकिन जल्द ही तकनीकी की सहायता से इसका उपाय निकल आया और हम लोग ऑनलाइन चले गए। ऑनलाइन का फायदा हमें यह हुआ कि पहले सिर्फ स्थानीय लोग ही गोष्ठी में आते थे। अगर कोई बाहर का रचनाकार शहर में उपस्थित रहता था तो हम उन्हें भी आमंत्रित कर लेते थे। कभी कभी यदि कोई आया हुआ होता था तो हम विशिष्ट गोष्ठियां भी आयोजित कर लेते थे, लेकिन बहुत ही सीमित दायरे के लोग ही इसमें शिरकत कर पाते थे। ऑनलाइन होने से ऐसा हुआ कि न केवल देश से बल्कि विदेशों से भी हमारे साथ लोग जुड़ने लगे, मेंबर्स भी बन गए और मंच भी साझा करने लगे। ये एक बहुत अच्छी बात है कि इन 15 सालों में सृजन संवाद ने एक ऐसा मंच का नाम कमाया है जो गंभीर विचार विमर्श और गंभीर चर्चाओं के लिए जाना जाता है। ये भी एक बहुत अच्छी बात हुई है कि इस मंच पर विभिन्न विधाओं से, विभिन्न कलाओं से जुड़े हुए कई ऐसे व्यक्तियों ने भी शिरकत की है यहाँ पर, जिनका अपने क्षेत्र में बहुत मान सम्मान है, आदर है। कई लोग अब तो फोन करके भी कहते हैं कि हम भी इस मंच पर आना चाहते हैं। अच्छा लगता है सुन करके कि चलो, कुछ और नहीं तो कम से कम एक सम्मान तो कमाया है, एक गंभीर मंच है। इस मंच के 15 साल पूरे होने पर हमारी साथी डॉक्टर मीनू रावत, जो कि हैं तो आई स्पेशलिस्ट, लेकिन साहित्य में और टेक्नोलॉजी में भी थोड़ी सी दखल रखती है, तो उन्होंने हमारे लिए एक वीडियो तैयार किया है 15 साल के अंतर्गत। जो कुछ भी छोटा मोटा हम एकत्र कर पाए हैं उसको मिला के उन्होंने एक यूट्यूब वीडियो बनाया है, जो हम लोग अभी देखना चाहेंगे। लेकिन उसके पहले, चूंकि मैं यहाँ पर स्वागत करने के लिए हूँ, तो सबसे पहले तो मैं अपने दोनों विशिष्ट कवियों का स्वागत करती हूँ। सविता जी से, सविता सिंह से मैं कभी भी पहले मिली नहीं हूँ, लेकिन फेसबुक के माध्यम से, मैं नहीं जानती वो भी मुझे जानती है या नहीं, लेकिन फेसबुक के माध्यम से मैंने उनको जाना समझा है थोड़ा बहुत। एक बात मैंने वहाँ से ये जानी है कि वो बहुत ही सम्मानित कवयित्री है। ये सृजन संवाद का भी सौभाग्य है कि वो आज हमारे मंच पर है। हम उनका स्वागत करते हैं। शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। यतीश जी से मिल चुकी हूँ मैं, वो जमशेदपुर आए थे एक बहुत बड़े कार्यक्रम, साहित्य कार्यक्रम में, पुस्तक के कार्यक्रम में, तब हमारी मुलाकात हुई थी। बातें नहीं हो पाई ज़्यादा, क्योंकि बस हेलो हाय बातचीत हुई।
लेकिन फेसबुक पर उनको भी मैं बराबर देखती हूँ और वो अपनी, कहना मुश्किल है कि कविताओं के लिए ज़्यादा जाने जाते हैं या अपनी आत्मकथा के लिए ज़्यादा जाना चाहते हैं, लेकिन मैं समझती हूँ उनका दोनों ही रूप काफ़ी सम्मानित है। उनकी आत्मकथा तो उसके ऊपर जो चर्चा हुई थी वो उस कार्यक्रम में मैंने सुनी भी थी। कविता पाठ करते हुए उनको अभी तक नहीं सुना है। इस मंच पर स्वागत है, आज हम उनकी कविताओं को भी सुनेंगे। हमारे आज के कार्यक्रम का संचालन बेंगलोर से कर रहे हैं परमानंद रमन। परमानंद रमन बेसिकली जमशेदपुर से हैं और सृजन संवाद के एक पुराने मजबूत स्तंभ है। जब भी उन्हें कोई काम सौंपा जाता है बहुत जिम्मेदारी के साथ वो करते हैं। इस बार का पोस्टर भी उन्होंने बनाया है और संचालन भी वो करने जा रहे हैं। मैं उनका भी स्वागत करती हूँ। प्रियंका मुझे दिखाई नहीं दे रही है। प्रियंका जमशेदपुर से ही है और यहाँ एक कॉलेज में वो पढ़ाती हैं। उनके अनुसार वो सविता सिंह से मिल चुकी है एक बार। प्रियंका है मैम यहीं पे। जी हाँ, देख लिया मैंने जी। तो वो आप लोगों का परिचय देंगी विस्तार से, इसलिए मैं ज़्यादा कुछ नहीं आप लोगों के विषय में बोल रही हूँ। मैं उनका भी स्वागत करती हूँ। मैं अनुराग का भी स्वागत करती हूँ जो कि स्ट्रीम यार्ड का संचालन कर रहे हैं। उन्होंने ही लिंक बनाई है। इसके साथ ही फेसबुक लाइव से हमारे बहुत सारे साथी जुड़े हुए हैं। मैं उन सबका स्वागत करती हूँ और मैं चाहूँगी कि कार्यक्रम के बीच में वो अपने विचार प्रकट करें, अपनी टिप्पणियाँ दें। अगर कुछ प्रश्न पूछना है तो वो प्रश्न भी करें ताकि उसे हम यहाँ पर दिखा भी सकें और उस पर चर्चा को आगे भी बढ़ा सकें। मैं उन सबका स्वागत करती हूँ। एक बार पुनः मैं सबका स्वागत करती हूँ और मंच संचालन के लिए परमानंद रमन जी से कहूँगी जो कि इनवाइट कर लेंगे प्रियंका सिंह को परिचय देने के लिए। लेकिन उसके पहले मैं आप लोगों को वीडियो दिखा दूं जो डॉक्टर मीनू ने बनाया है। सृजन संवाद ने 1.5 दशक का समय पूरा किया है। इसका आधार विचारशीलता, कलात्मकता, गुणवत्ता और बौद्धिक ईमानदारी रही है। प्रारंभ से एक ऐसा मंच रहा है जहां लोकतांत्रिकता के साथ रचनात्मक एवं बौद्धिक चिंतन को स्थान देने का प्रयास किया गया है। साहित्य, सिनेमा एवं विभिन्न कलाओं के माध्यम से हमने अपने समय और समाज को जानने का प्रयास किया है। हम सदैव नए नए संदर्भ लेकर आगे बढ़े हैं। 15 वर्षों में सृजन संवाद ने कहानी, कविता, उपन्यास, अनुवाद, आलोचना, सिनेमा एवं विभिन्न कलाओं को के विशेषज्ञों को आमंत्रित किया और उन्होंने अपने विचार यहाँ रखे। यहाँ सहमति और असहमति का सदैव सम्मान रहा है। हमारी गोष्ठियों में देश विदेश के विद्वानों ने अपनी बात रखी है। आप सबने मुझे बहुत प्रेम और आदर दिया है, बार बार केवल मेरा नाम लिया है, लेकिन ये सफलता हम सबके सहयोग का प्रतिफल है। जब भी आपको कोई दायित्व सौंपा है आप लोगों ने उसे सहर्ष स्वीकार किया है और निभाया है। यह मंच निःशुल्क है, यहाँ कोई पद नहीं है और इसी कारण, इसी आर्थिक स्वायत्तता और लोकतांत्रिकता के कारण यह बिना किसी विवाद के अब तक
चलता आया है। इसी के तहत हम नए सदस्यों का भी स्वागत करते हैं। इस विशिष्ट अवसर पर सृजन संवाद अपने सब सदस्यों का आभार प्रकट करता है, शुभकामनाएं देता है। आप सबको पुनः एक बार धन्यवाद। युवाओं को साहित्य, कला, संस्कृति और समाज से जोड़ने के लिए जमशेदपुर में अनेक मंच सक्रिय हैं, जहां आए दिन चर्चा, परिचर्चा और गोष्ठियों का दौर चलता रहता है। परंतु प्रख्यात साहित्यकार डॉक्टर विजय शर्मा मैडम के प्रयासों से उनके ही आवास पर आयोजित होने वाली मासिक गोष्ठियां उन दिनों मेरे जैसे युवाओं के लिए सीखने, समझने और साहित्य, कलाओं और सिनेमा की वैश्विक दुनिया से जुड़ने का एक महत्वपूर्ण माध्यम बनी। इनमें सबसे विशेष बात यह रही कि गोष्ठियों का स्तर हमेशा बहुत ऊंचा बना रहा और स्थानीय तथा राष्ट्रीय स्तर के अनेक प्रतिष्ठित हस्तियों ने इसमें शिरकत की। बाद में कोरोना की वजह से दुनिया के अलग अलग जगहों में गोष्ठियां बंद हुई, लेकिन सृजन संवाद की गोष्ठियां तब भी ऑनलाइन रूप में संचालित होती रहीं। आज 2 दशकों से भी ज्यादा समय से मैडम की यह सक्रियता कायम है। चरैवती के सिद्धांत पर चलते हुए सृजन संवाद आज देश का एक प्रतिष्ठित साहित्यिक मंच बन चुका है और उतने ही उत्साह के साथ अब भी लोग इससे जुड़ रहे हैं। इस वर्ष हम इसकी 15वीं वर्षगांठ मना रहे हैं। संवाद के सभी सृजनशील विभूतियों को मेरी यही शुभकामना है कि पढ़िए, जुड़िए, बढ़िए और समकालीन विमर्शों में अपना सार्थक हस्तक्षेप बनाए रखिए। धन्यवाद। नमस्कार, सृजन संवाद को बहुत बहुत बधाई। आपने 150 कदम अपनी उस यात्रा के पूरे किए हैं जिसमें अभी हमारी शुभकामनाएं है कि आपको हजारों मील आगे जाना है। सृजन संवाद की गोष्ठियां अक्सर वैचारिक संवेदनशीलता से संपन्न होती हैं। विषय का चुनाव समसामयिक होने के साथ साथ ऐसा होता है जो विद्यार्थियों, शोधार्थियों, पाठकों, आलोचकों सभी के लिए बहुत जिसे कहना चाहिए कि समयानुकूल होता है, चिंतन मनन के द्वार खोलने वाला होता है। और इन गोष्ठियों में समय सीमा का खास ध्यान रखा जाता है, अच्छे वक्ता रहते हैं और मैं तो कहूँगी कि एक सकुशल संयोजन की मिसाल है ये गोष्ठियाँ। और डिजिटल रूप में आज हम इन्हें संरक्षित रख पाते हैं। आने वाले समय में ये बहुत बड़ा संसाधन बनेंगी जिसके माध्यम से विद्यार्थी और शोधार्थियों को नई दिशाओं में अनुसंधान करने का अवसर मिलेगा। तो एक बार पुनः विजय शर्मा जी और सृजन संवाद की पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई। नमस्कार, मैं अभिषेक कुमार मिश्रा जमशेदपुर से। सृजन संवाद का ये 15 साल का सफर जो है वाकई बहुत सराहनीय रहा है, क्योंकि लगभग मुझे लगता है कि 1 दशक के अंदाजन ये हो गए हैं जब से कि मैं जुड़ा हूँ इस संस्था से। और सृजन संवाद का मुझे याद है कि नामकरण भी जब हुआ था उस वक्त भी मैं उसमें शामिल था, उससे टीम का एक हिस्सा था। यानी कि जब चर्चाएं हो रही थी कि किस नाम से, बहुत सालों से ये चल रहा है, तो किस नाम से इस संस्था का नामकरण किया जाए, तो याद है कि विजय मैम, डॉक्टर आशुतोष झा सर और भी लोग थे, सबके सानिध्य में ही इस संस्था का नामकरण भी हुआ था। और उस वक्त से ही जो लिखने पढ़ने की जो एक जिज्ञासा होती है, ये काफी पहले से थी मेरे मन में, ऐसा नहीं है। लेकिन यहाँ आने के बाद वो जिज्ञासा आगे बढ़ी और उसी की देन है कि मैं पत्रकारिता के क्षेत्र में आया। लोकालोक न्यूज का मैंने शुरुआत की उसकी, और आज ये उसके भी 10 साल हो चुके हैं। सृजन समाज संस्था के ही 15 साल हो चुके हैं। ये वाकई मतलब एक बहुत ही गौरव का पल ऐसा महसूस होता है, जबकि कोई एक संस्था 15 साल यानी कि लगभग 1.5 दशक पूरी कर चुकी है। और इसे पूरे साल में जितने भी हर महीने की जो गोष्ठियां होती हैं, उन गोष्ठियों में शहर के लोग पहले शामिल होते थे, शहर से राज्य स्तरीय, राज्य से पूरे देश के लोग, देश से अभी ऐसे भी होते हैं कि कई सारी संस्थाओं में अंतर्राष्ट्रीय लोग भी
शामिल होते हैं, क्योंकि जब से डिजिटल मंच की सुविधा मिलने लगी है तो ये बहुत आसान हो गया है कि अंतर्राष्ट्रीय लोग भी बहुत आसानी से शामिल हो पाते हैं। और उसी का ये एक रिजल्ट है कि जिसके बाद कि सृजन संवाद हर महीने एक सफल गोष्ठी का आयोजन करता है और बहुत सारे साहित्यकार अपनी रचनाएं इस गोष्ठी में रचनाओं को सुना पाते हैं, रचनाओं पर चर्चा हो पाती है, सिनेमा को लेके काफी बातें होती हैं, कविताओं पर बातें होती हैं, कहानियों पर बातें होती हैं। तो वाकई एक बहुत ही सुलझा हुआ मंच है, बहुत ही सुहाना सफर कह सकते हैं सृजन संवाद का रहा है 15 सालों का। और मैं तो जब भी शामिल होता हूँ तो मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। उम्मीद करता हूँ कि आने वाले सालों में भी सृजन संवाद का यह सफर यूं ही जारी रहेगा और इसमें और भी नए नए लोग शामिल होते रहेंगे। धन्यवाद। नमस्कार, लखनऊ से मैं डॉक्टर मंजुला मुरारी। सृजन संवाद की 150 गोष्ठियां आयोजित करने के लिए विजय जी को और उनकी पूरी टीम को बहुत बहुत बधाइयां और शुभकामनाएं। सृजन संवाद के मंच पर मेरी उपस्थिति पिछले करीब 3-4 वर्ष से रही है। इसमें विभिन्न साहित्य और कला के विषयों पर एक से एक उत्कृष्ट कृतियां और प्रस्तुतियां देखने और सुनने को मिली हैं और इसका आनंद हर महीने उठाने के लिए हम लोग बहुत उत्साहित रहते हैं। सृजन संवाद में मेरी भागीदारी मुख्य रूप से एक श्रोता की तरह रही है और विजय जी के आग्रह पे कुछ यादगार गोष्ठियों में मैंने आमंत्रित अतिथियों से इंटरैक्ट भी किया, जिनमें से कुछ का मैं उल्लेख करना चाहूंगी। इसमें से उषा उत्थुप जी, नासिरा शर्मा जी, अलका सरावगी जी और पंकज राग जी से बातचीत का बहुत ही रोचक और यादगार अनुभव रहा और मेरे ज्ञान में भी इसमें काफी इजाफा हुआ। इसके लिए विजय जी को विशेष धन्यवाद है। ये हमारा मंच है और हम लोगों की ये कोशिश रहनी चाहिए कि ये और ऊपर आए और भी ज्यादा दिलचस्प बने। इसके लिए विजय जी समय समय पे हम लोगों से एक आग्रह करती रहती हैं कि हम कोई विषय बताएं, तो ये हम लोग का फर्ज बनता है कि इसको और अच्छा बनाने के लिए हम लोग को पूरी कोशिश करनी चाहिए। और विजय जी, हम चाहते हैं कि आपके डायरेक्शन में ये वाला मंच फलता फूलता रहे और एक बहुत अपना स्पेशल स्थान बनाए। इसको साथ में विदा लूंगी। धन्यवाद। थैंक यू। नमस्कार। बीते 1-1.25 महीनों से मैं गांव में और गांव आकर जो एक दुख था मन में, हमारे बीच लता जी और आशा भोसले जी नहीं रही, बहुत दुख दूर हो गया यहाँ आकर। तो हमारे गांव में हजारे की संख्या में लता और आशा जी हैं जो सुबह से रात तक वो लाउड स्पीकर पर संगीत गाती रहती हैं, वो रात भर भी चलता है। बहरहाल अपने गांव के इन समस्त सांगीतिक कार्यक्रमों के साथ आम और लीची की फसल जो बहुत कुछ प्रभावित भी हो गई है, फिर भी उसको समेट बटोर कर आप सबको सृजन संवाद में बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। सृजन संवाद एक साहित्य का ऐसा मंच है जो अपने आप में एक बंदरगाह है। सारे देश के लेखक इस बंदरगाह पर जुटते हैं। जैसे समुद्र में 10 दिशाओं से नावें आती है, सृजन संवाद के मंच पर 10 दिशाओं से लेखक गढ़ाते हैं और यह एक लंबा सफर, ये कारवां सृजन संवाद का चलता आया है, आगे भी चलेगा इंशाल्लाह। और हम सब इसमें जुटकर इसे और भी शानदार बनाएंगे। शानदार तो ये है ही, और भी बेहतर से बेहतरीन बनाने की कोशिश करते रहेंगे। बहुत शुक्रिया, बहुत आभार। सृजन संवाद अपनी यात्रा के 15 वर्ष पूरे करने जा रहा है। यह कोई मामूली उपलब्धि नहीं है। मैं कुछ वर्षों से सृजन संवाद के साथ जुड़ा रहा हूँ और मैंने इसको बहुत नज़दीकी से देखा है। जिस तरह का एक लोकतांत्रिक उदारवादी परिवेश इन गोष्ठियों में उपलब्ध रहता है, वह काबिल तारीफ है। पिछले 6 वर्षों का समय या पिछले जब से गोष्ठी चल रही है, काफ़ी उथल पुथल का भी समय रहा है। पहले ये गोष्ठियाँ जैसे विजय जी ने बताया
जमशेदपुर में ऑफलाइन ही हुआ करती थी, बाद में फिर देशव्यापी या व्यापक स्तर पर होने लगी, जिससे वाकई दुनिया भर के लोग उनके साथ जुड़ने लगे। 15 वर्ष किसी साहित्यिक और कलात्मक मंच को चलाए रखना बहुत बड़ी सफलता है, जिसके पीछे विजय जी और उनकी पूरी टीम की मेहनत और सोच का बहुत बड़ा हाथ है। बहुत सारे मित्रों ने इसमें सहयोग भी दिया है और लगातार देते रहे हैं। हम कामना करते हैं कि सृजन संवाद इसी तरह से नित नए पायदान चढ़ता रहे। अभी हम 15 वर्ष पूरे कर रहे हैं। कुछ समय पहले हमने इसकी 150वीं गोष्ठी बनाई थी। हम इसी तरह से 200वीं गोष्ठी बनाएं, 250वीं गोष्ठी बनाएं, 20 वर्ष पूरे करें, 25 वर्ष पूरे करें। मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। मुझे तो इंतज़ार रहता है। शुक्रिया आप सभी का। नमस्कार, मैं शाइनी शर्मा फिलहाल दिल्ली से संदेश भेज रही हूँ। डॉक्टर विजय शर्मा जी के नेतृत्व में सृजन संवाद के 15 शानदार वर्ष पूरे होने पर बहुत बहुत बधाई। एक कलाकार होने के नाते यह मंच मेरे लिए उस सुंदर संगम की तरह है जहां विचार और रंग एक साथ मिलते हैं। अनेक सामयिक विषयों पर होने वाली चर्चाएं, वार्ताएं, संवाद दृष्टिकोण को हमेशा एक नई गहराई देते हैं। विजय जी और पूरी टीम को इस रचनात्मक यात्रा के लिए एक बार फिर बहुत बहुत बधाई और शुक्रिया। आशा है कि ज्ञान और सृजन का यह सिलसिला यूं ही चलता रहेगा। शुभकामनाएं। प्रख्यात लेखिका विजय शर्मा की अगुवाई में चलने वाला सृजन संवाद का यह कार्यक्रम अपना 15वां वर्ष पूरा कर रहा है। इस बीच बिना किसी विवाद के केवल क्वालिटी को महत्व देते हुए कहानी, उपन्यास, कविता, सिनेमा, मूर्तिकला आदि कला के विभिन्न क्षेत्रों से संबंधित जानकारी लगातार उनके द्वारा प्रस्तुत की जाती रही है। मैं उनके इस सृजन संवाद कार्यक्रम के दीर्घजीवी होने की कामना करता हूं और इस कार्यक्रम से जुड़े सभी लोगों को बधाई और धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। नमस्कार, मैं आभा विश्वकर्मा। मैं सृजन संवाद से 10 वर्षों से जुड़ी हुई हूँ। इस साल सृजन संवाद 15वां वर्ष पूरा करने जा रहा है। इसका श्रेय डॉक्टर विजय शर्मा मैम को जाता है, जो मेरी शिक्षिका भी रह चुकी हैं। वे हमेशा मुझे लिखने पढ़ने के लिए प्रोत्साहित करती रही हैं। इस मंच से जुड़ने पर मैंने बहुत सारे साहित्यकारों को जाना, पढ़ा, सुना और बहुत ज्ञान अर्जन किया। सृजन संवाद को मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ, ताकि आने वाले वर्षों में यह और आगे बढ़े और फले फूले। धन्यवाद। काल की वेदी पर जो हो रहा नवनिर्माण है, वही तो सृजन का प्रमाण है, वही तो सृजन का प्रमाण है। नमस्कार दोस्तों, सर्वप्रथम सृजन संवाद की पूरी टीम को 15 साल पूरे होने पर शुभकामनाएं। इस सफल सफर के लिए हम सभी बधाई के पात्र हैं। कला, साहित्य और सिनेमा
हमारे इस संस्था की पौध है और बीते कई वर्षों में हमने इस पौध को सींचकर हरा भरा रखा है। वैसे भी हम जिस सफर में हैं उसमें निरंतरता ही हमारी शक्ति है और आने वाले वर्षों में हमें मिलकर नए आयाम छूने हैं, हमें नए सृजन करने हैं। एक बार फिर सृजन संवाद की पूरी टीम को बधाइयाँ। धन्यवाद। सृजन संवाद के 15 साल पूरे हो रहे हैं और मैं यह विशेष रूप से कहना चाहूँगा कि आज इस दौर में जबकि संवाद की स्थिति लगभग क्षीण हो चली है, तब ऐसे समय में 15 साल से सृजन के क्षेत्र में जो काम आपने किया है वह विरल और महत्वपूर्ण है। शुभकामनाएं। नमस्कार, मैं गीता दुबे सृजन संवाद से जुड़कर स्वयं को गौरवान्वित और निरंतर प्रेरित महसूस करती हूँ। साहित्य केवल शब्दों का संसार नहीं, बल्कि विचारों, संवेदनाओं और अनुभवों का विराट आकाश है। सृजन संवाद ने पिछले 15 वर्षों से इसी आकाश को अपनी निरंतर उपस्थिति से जीवंत और सार्थक बनाया है। यह मंच केवल साहित्यिक विमर्श तक ही सीमित नहीं है, बल्कि विश्व साहित्य, लेखकों, फिल्मों, समीक्षाओं और गंभीर चर्चाओं के माध्यम से इस मंच ने ज्ञान और रचनात्मकता की एक खास परंपरा कायम की है। 15 वर्षों की यह सतत साधना निस्संदेह प्रशंसनीय है। मैं डॉक्टर विजय शर्मा मैम के नेतृत्व और समर्पण को प्रणाम करती हूँ। मुझे प्रसन्नता है कि डॉक्टर विजय शर्मा मैम ने मुझे इस उत्कृष्ट साहित्य परिवार से जुड़ने का अवसर प्रदान किया। सृजन संवाद के 15 गौरवशाली वर्षों की इस अविस्मरणीय यात्रा पर मेरी ओर से सृजन संवाद परिवार को हार्दिक बधाई और अनंत शुभकामनाएं। धन्यवाद। नमस्कार, मैं आशीष कुमार सिंह दिल्ली से। डॉक्टर विजय शर्मा के नेतृत्व में सृजन संवाद के 15 साल पूरे होने का मौका न सिर्फ आनंददायक है, बल्कि मेरे लिए ये व्यक्तिगत गर्व का विषय भी है। इस सृजनात्मक आंदोलन से सत्र दर सत्र मैं जुड़ा रहा हूँ और इस बात की मुझे बहुत खुशी है। सृजन संवाद की सबसे बड़ी खूबी इसकी निरंतरता है और साथ ही साहित्य के अलावा सिनेमा जैसे विविध विषयों को समेटने का इसका व्यापक नजरिया भी है। बल्कि सिनेमाई जुड़ाव की वजह से ही हमारी संस्था न्यू दिल्ली फिल्म फाउंडेशन को सृजन संवाद से जुड़ने का मौका मिला। गौतम घोष और अमोल गुप्ते जैसे तमाम दिग्गज फिल्मकारों से के साथ हुए सृजन संवाद के सत्र अभी भी जहन में ताज़ा हैं और हम उम्मीद करते हैं और दुआ करते हैं कि ये ज्ञान बिखेरने का और ज्ञान सहेजने का ये सिलसिला बरसों बरस कायम रहे और नए मुकाम हासिल करें। डॉक्टर विजय शर्मा जी और उनकी पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई। धन्यवाद। नमस्कार, मैं डॉक्टर रक्षा गीता। शब्द ही हैं जो समय को में बदलते हैं और संवाद ही है जो स्मृति को जीवन देता है। पिछले 15 वर्षों से सृजन संवाद ने साहित्य, सिनेमा और कला के क्षेत्र में जिस निरंतरता और गंभीरता के साथ संवाद की परंपरा से प्रेरणादायक भी है। यह केवल एक मंच नहीं, बल्कि विचारों, संवेदनाओं और सृजनशीलता का एक जीवंत सेतु बन चुका है। मैं विजय शर्मा मैम को और उनकी पूरी टीम को सृजन संवाद को इस सफल, समृद्ध और सार्थक यात्रा के लिए हार्दिक बधाई देना चाहती हूँ। आज सृजन संवाद साहित्य, सिनेमा, संस्कृति और कलाओं के विमर्श का एक सशक्त आईना बन चुका है, जहाँ अनुभव, विचार और संवेदनाएं न केवल दर्ज होती हैं, बल्कि नए अर्थों का सृजन भी करती हैं। और अंत में जब जब समय चुप होगा, सृजन संवाद बोलेगा और जहां यह बोलेगा वहीं से भविष्य लिखा जाएगा। एक बार पुनः बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। नमस्कार।
साहित्य और सृजन के मंच सृजन संवाद को 15 वर्ष पूरे होने पर बहुत बहुत बधाई। पूरी टीम को बधाई, विशेष रूप से डॉक्टर विजय शर्मा को। किसी भी साहित्यिक मंच की सक्रियता और उसकी सबसे बड़ी उपलब्धि होती है उसका लगातार चलना, और खासतौर पे यदि एकल प्रयास हो तो ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। सृजन संवाद को डॉक्टर विजय शर्मा तमाम उतार चढ़ाव के बीच चलाती रही। उनका खुद का स्वास्थ्य भी ठीक नहीं रहा, बीच में कई तरह की दिक्कतें थी, लेकिन फिर भी वो चलाती रही। सृजन संवाद में पूरे देश से, दुनिया से कवि जुड़े, रचनाकार जुड़े, उनकी रचनाओं पर बातचीत हुई, चर्चा हुई। मैं भी उसमें से एक था जिसमें मेरी कविताओं का पाठ हुआ, विशेष रूप से मेरे उपन्यास पे चर्चा हुई। ये मंच निश्चित रूप से बहुत मायने रखता है साहित्यिक हलचल में। साहित्यिक दुनिया में इसकी एक अलग विशेष भूमिका है। ऑनलाइन भी ये चलता रहा, कोविड के दौरान भी इसकी एक अलग तरह की विशेष उपस्थिति रही। बहरहाल 1.5 दशक पूरा हो जाना बहुत मायने रखता है। पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। मित्रों, यह साझा करते हुए मुझे हर्ष और गर्व हो रहा है कि बिहार के जमशेदपुर शहर में पिछले लगभग 1.5 दशकों से एक साहित्यिक और सांस्कृतिक संगठन कार्यरत है जिसका नाम है सृजन संवाद। यह अपनी और भिन्न भिन्न फिल्मों पर चर्चाएं बाहर से भी विद्वान आमंत्रित होते हैं। एक बार मुझे मैं इस संस्था को और अधिक नजदीक से जानने में कामयाब हो रहा हूँ। ये चर्चाएं बेहद सार्थक होती हैं, सधी हुई होती हैं और इन फिल्मों और रचनाओं के हर पक्ष को सामने रखती हैं। और इस तरह से इन लगभग 1.5 दशकों में अब यह सृजन संवाद नाम हमारे देश के साहित्यिक सांस्कृतिक समाज के लिए नया नहीं रह गया है। इन सार्थक चर्चाओं का मैं स्वागत करता हूं और कामना करता हूं कि यह सृजन संवाद इसी तरह से आगे भी कार्यरत रहे और फिल्मों और साहित्य को की दशा को बताता रहे और उन्हें परमानंद जी, मंच आपके हाथ में है। नमस्कार, मैं परमानंद रमन। आज 162वीं गोष्ठी सृजन संवाद की, जो पूरी तरह से कविता पर आधारित है, और जैसा कि हमने अभी पूर्व में चर्चा भी की कि सृजन संवाद ने अपने 15 शानदार वर्ष भी पूरे कर लिए हैं। मैं बिना कोई वक्त लिए हुए आदरणीय डॉक्टर प्रियंका सिंह को आमंत्रित करता हूं कि हमारे 2 शानदार कवियों का, हमारे 2 शानदार रचनाकारों का परिचय कराएं और हम आगे की कार्यवाही को आगे बढ़ाएं। डॉक्टर प्रियंका सिंह। धन्यवाद परमानंद जी। मेरी आवाज आ रही है? जी बिल्कुल। नमस्कार, जोहार। मैं डॉक्टर प्रियंका सिंह आप सभी का सृजन संवाद के 162वें कविता पाठ गोष्ठी में आप सभी का स्वागत करती हूँ। कविता पाठ हेतु हमारे बीच एक ऐसे रचनाकार उपस्थित है जिनकी पहचान केवल कवि या साहित्यकार के रूप में नहीं, बल्कि समाज से गहरे जुड़े एक सक्रिय चिंतक के रूप में भी है। बिहार के मुंगेर में जन्मे श्री यतीश कुमार पिछले कई वर्षों से कविता, कहानी, उपन्यास के माध्यम से साहित्य की दुनिया में अपनी एक विशिष्ट पहचान बना चुके हैं। भारतीय रेलवे सेवा के वरिष्ठ अधिकारी होने के बावजूद आपका मन लगातार साहित्य और समाज की धड़कनों के साथ जुड़ा रहा। 2021 में आपका पहला कविता संग्रह अंतस की खुरचन व 2023 में दूसरा कविता संग्रह आविर्भाव प्रकाशित हुआ। 2024 में प्रकाशित बोरसी भर आज आपकी चर्चित संस्मरणात्मक पुस्तक है। कई साहित्यिक ब्लॉग्स पर भी आपकी उपस्थिति है। साहित्य के साथ साथ विभिन्न साहित्यिक सामाजिक संस्थाओं से भी आप सक्रिय रूप से जुड़े हुए हैं।
कोलकाता से संचालित प्रतिष्ठित साहित्यिक संस्था नीलांबर के अध्यक्ष हैं। इसके अलावा बांधव सियालदा, एट जस्टिस फाउंडेशन, नो चाइल्ड स्लीप हंग्री समेत विभिन्न सामाजिक संस्थाओं के साथ जुड़कर समाज में सकारात्मक बदलाव लाने के लिए निरंतर प्रयासरत है। प्रशासनिक, सामाजिक एवं साहित्यिक योगदान के लिए आपको अनेक सम्मानों से नवाजा गया है, जिनमें भारतीय रेलवे का राष्ट्रीय पुरस्कार, आउटस्टैंडिंग ग्लोबल लीडरशिप अवार्ड 2019, CEO विथ HR ओरिएंटेशन प्रोग्राम, CMD लीडरशिप अवार्ड, मैथिली शरण गुप्त पुरस्कार, जयपुर साहित्य सम्मान आदि सम्मिलित है। ऐसे कर्मठ, संवेदनशील साहित्यकार, कर्मशील प्रशासक और समाजनिष्ठ व्यक्तित्व को मैं पुनः इस मंच पर स्वागत करती हूँ। आपका बहुत बहुत अभिवादन। अब आगे की कार्यवाही के हेतु मैं यह मंच परमानंद जी को सौंपती हूँ। धन्यवाद। धन्यवाद डॉक्टर प्रियंका सिंह। आज की गोष्ठी का जब इसकी रूपरेखा गढ़ी जा रही थी, जब आदरणीय विजय मैम ने मुझे संपर्क किया, तो मेरा स्वार्थ भी था और एक तरह से कहें कि मेरा मोह भी था इस कार्यक्रम से जुड़ना। हालांकि सृजन संवाद, अगर हम इसको एक राम सेतु की तरह देखें तो मेरी भूमिका उसी गिलहरी की तरह है जो अपने शरीर पर थोड़ी सी धूल लपेटकर उस पुल में अपना योगदान देती है। मैम का बड़प्पन है कि वो हर व्यक्ति को याद रखती हैं और हर किसी की भूमिका को सेलिब्रेट करती हैं। आज इस गोष्ठी से जुड़ना, इन दो महान रचनाकारों के साथ मंच साझा करना, यह अपने आप में बहुत गौरवशाली क्षण है। ये दो लेखक जिन्हें मैं कह सकता हूं कि मैंने बहुत करीब से पढ़ा भी है, बहुत समझा भी है और बार बार इनकी रचनाएं हैं और इनके रचनाओं के साथ साथ इनके साहित्येतर जो कार्य हैं, एक अच्छा रचनाकार और एक अच्छा मनुष्य होना। जब एक मनुष्य अच्छा होता है तो मुझे लगता है कि वह कई हदों से गुजरकर एक अच्छी रचना की तरफ बढ़ जाता है। यतीश कुमार सर, जिनके कामों की श्रृंखला या कहें कि जिनके कामों की लिस्ट इतनी बड़ी है, इनका कद इतना बड़ा है, इतने सारे कार्य और इतने सारे सामाजिक कार्य, जिस पद पर वो हैं वो अपने आप में अति संवेदनशील पद है। उनकी रचनाएं और पिछले दिनों उनकी जो बुक आई थी बोरसी भर आँच, लगातार चर्चा में रही और मुझे लगता है कि इस तरह के आयोजन में इससे बेहतर व्यक्ति का आना शायद संभव ना हो पाता। एक शब्द संपन्न कवि, रचनाकार, उपन्यासकार श्री यतीश कुमार सर हमारे बीच हैं। जब मैंने इनके बारे में सुना, पढ़ा, तो यह जाना कि कितने सारे चुनौतियों और संकट के साथ इन्होंने अपने जीवन की शुरुआत की। बचपन से ही कितनी सारी चुनौतियों से इनका सामना हुआ और मुझे लगता है कि हर नई पीढ़ी के युवक को, न सिर्फ रचनाकार हो, हर युवा को इनके जीवन के सफर से मुझे लगता है मुख्यतः उस किताब से गुजरना चाहिए। एक ऐसे लेखक जिनकी रचनाओं में आपको दुख से साक्षात्कार तो मिलता है, लेकिन वो दुख आपको तोड़ता नहीं है। आप उस दुख को अपने कंधे पे लादे अपने जीवन की नदी को लांघ रहे होते हैं और आपकी रचनाएं नई पीढ़ी के न सिर्फ रचनाकारों के लिए बल्कि हर उस व्यक्ति के लिए जो आपको पढ़ रहा है उसके लिए उम्मीद का एक दरवाजा खोलता है। ऐसी छोटे छोटे शब्द, एक प्यासे कुएं की आत्महत्या, प्रेम में प्रतीक्षा का नाम बारिश है। मतलब आप जब उन रचनाओं को, उन शब्दों को, उन पंक्तियों को जब पढ़ते हैं तो ऐसा लगता है कि हम भी उन्हीं पगडंडियों में इसलिए कह रहा हूं क्योंकि हम रिलेट कर पाएंगे। हमारे दोनों रचनाकार आज के बिहार की धरती से हैं,
ये एक इत्तेफाक है, लेकिन मैं भी उसी धरती से हूँ, तो मेरे लिए एक अलग से एक रास्ता खोलता है आपसे जुड़ने का। उन पगडंडियों पर नंगे पांव गुजरने की यात्रा है, जिसमें कांटे भी हैं, कंकड़ भी हैं, घास भी हैं, रेत भी हैं और कहीं ना कहीं विश्राम भी है। तो वृक्ष के तने में बचा हुआ पानी, यह वही आंख देख सकती है जिसने जीवन के तमाम उतार चढ़ाव देखे हैं। मैं आपके और इन महान रचनाकारों के बीच में ज्यादा नहीं आऊंगा। मेरी भूमिका एक मंच संचालक की है, तो मेरी अपनी सीमाएं हैं। बहुत कुछ है बोलने के लिए, अगर बोलता रहूं तो मुझे लगता है कि आने वाले बहुत सारे समय कम पड़ेंगे। मैं पूरे आदर, पूरे सम्मान के साथ आज के हमारे पहले कवि, रचनाकार, उपन्यासकार आदरणीय श्री यतीश कुमार सर को मंच पर आमंत्रित करता हूं कि आप अपनी रचनाओं से इस मंच का कद बढ़ाएं। आदरणीय श्री यतीश कुमार सर, धन्यवाद। भाई परमानंद और प्रियंका जी, आप दोनों को बहुत बहुत धन्यवाद। इतने कोमल, इतने सुंदर शब्द से कोई भी प्रफुल्लित हो उठेगा। लेकिन मेरे लिए सबसे बड़ी बात यह है कि आज दो ऐसे बड़ी शख्सियत के सामने मैं बैठा हूँ और मंच साझा कर रहा हूँ, जिनको सामने से सुनने का सुख मिलता रहा मुझे। सविता मैम और विजय शर्मा मैम, दोनों को मैंने सामने से सुना है अभी तक, और आज पहली बार एक फ्रेम में अपने आप को देखकर गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ। सर्वप्रथम सृजन संवाद को बहुत बहुत बधाई। 15वीं साल पे हम यहाँ उपस्थित हैं और इस बात को जैसे लगता है कि मील का पत्थर हमारे लिए हमने पार कर लिया हो। मेरे लिए व्यक्तिगत तौर पे मैं ऐसे महसूस कर रहा हूँ। विजय मैम जो हैं वो सब लोग जानते हैं कि सिनेमा और साहित्य दोनों पे बराबर का दखल रखती हैं और विश्व साहित्य को कहानियों के अनुवाद के जरिए हम लोगों तक लाने का इतना बड़ा काम उन्होंने किया है। सविता जी हमारी प्रेरक हैं, कवि और स्तंभकार। बहुत ही सुंदर रचनाएं उनकी रही हैं। कभी मुझे उन पर एक वृत्तचित्र बनाने का सौभाग्य मिला था, जिसको स्वर स्मिता गोयल ने दिया था। मैम को बहुत बाद में पसंद आया था, मैम याद है आपको। तो बजाय ज्यादा समय गंवाने की मैं अपनी 2-4 कविताएं आपके सामने सुनाने की कोशिश करूंगा। तो पहली कविता जो है वो है बस इतना हो। गोलाइक होती पहिए से जिंदगी में सपने और चपटे होते जा रहे हैं। गोलाइक होती पहिए से जिंदगी में सपने और चपटे होते जा रहे हैं। शेष बची प्रार्थनाएं ही इस पत्थर समय की छेनी है, जिससे लिखा गया कि बस इतना हो कि गरीबों की हत्या का नाम आत्महत्या न पड़ जाए। बस इतना हो कि समय पर 2 बार कम से कम बिजली आए ना आए, पानी जरूर आए। बस इतना हो कि उम्मीद और उत्सुकता भरी आंखों में चमक के पीछे उदासी की रहनवारी ना हो। और बस इतना हो कि सपनों को पाने के लिए जुगनुओं को न बेचना पड़े और कोई पंगत में बिना पत्तल के बैठा न रह जाए। इस कामना के साथ मैं कविता सत्र को आगे बढ़ाऊंगा। मेरी दूसरी कविता, क्योंकि ये अंतसी खुरचन की कविता है और इसका शीर्षक का नाम है स्त्री। नन्ही परी का सिर सहलाता हूं, वह मेरी हथेली अपनी उंगलियों में लपेट लेती है। नन्ही परी का सिर सहलाता हूं मैं, वह मेरी हथेली अपनी उंगलियों में लपेट लेती है। मुझे लगता है ईश्वर ने मेरा हाथ थामा है। निशंक सोते देखता हूं जब पत्नी को, तो पृथ्वी नींद सी शांत लगती है, जबकि पलकों में उसकी घर की सारी बलाएं कैद रहती है। इस समय ईश्वर नींद से गुजर रहा होता है। जब माँ को सोते हुए देखता हूं तो लगता है ईश्वर नींद में भी सबके लिए उतना ही चिंतित है। जीवन में समस्त ऊर्जा स्रोत जिन जिन स्त्रियों से मिलता रहा, उनकी जागती सोती आंखों में मैंने प्रार्थनाओं से भरा स्वर्ग देखा है। ईश्वर
मिथक नहीं सच है, ईश्वर मिथक नहीं सच है, और आपके इर्द गिर्द हाथ थामे यकीन दिलाता है कि ईश्वर कोई पुरुष नहीं होता, कि ईश्वर कोई पुरुष नहीं होता। ये कविता दरअसल अगर मैं इसको बताना चाहूँ तो ये बुरसी भर आज जिसने भी पढ़ी है, जिन्होंने भी पढ़ी है, उसका सार ही समझ लीजिए। चल, लेकिन जब मैं लिखा था तो उस समय मुझे पता नहीं था कि ये मैं क्या लिख रहा हूँ, लेकिन बुरसी भर आज को लिखने के बाद मुझे महसूस हुआ कि यह उस संस्मरण का सार ही है। अभी परमानंद भाई ने जिस कविता पे अपनी बात रखी, मुझे लगा कि उस कविता को पूरा सुनाई दिया जाए तो ज्यादा अच्छा है, तो बात भी आगे बढ़ जाएगी। बिल्कुल सर। प्रेम में पेड़, हाँ, प्रेम में पेड़, जो आप जिसका जिक्र कर रहे थे सविता मैम, आपके लिए समझ लीजिए एक कविता है समर्पित। खिले तनों से छलकता है पानी, छालों का दर्द समझता है पानी, पेड़ समझते हैं पानी का दर्द, और दर्द में मुस्कुराने के माने। छिले तनों से छलकता है पानी, छालों का दर्द समझता है पानी, छालों का दर्द समझता है पानी, पेड़ समझते हैं पानी का दर्द, और दर्द में मुस्कुराने के माने। पानी की पनाह है पेड़ की घायल देह, छाल के आगोश में जिसकी सुकून भर ठहरता है पानी। सोखती हुई जड़ें जब टोहती है नमी, तो चूमती है मिट्टी को। सोखती हुई जड़ें जब टोहती है नमी और चूमती है मिट्टी को, तब पानी बंद पलक पत्ती पत्ती मुस्कुराता है। जड़ों को आस पसंद है और पत्तियों को सांस, जड़ों को आस पसंद है और पत्तियों को सांस, जबकि आस और सांस से परे पेड़ को पसंद है बारिश। मोहती हुई नदी को टुकुर टुकुर देखते हैं पेड़, मोहती हुई नदी को टुकुर टुकुर देखते हैं पेड़, और चूमते हुए थोड़ा और झुकते चले जाते हैं। पानी थोड़ा और मीठा हो जाता है, पेड़ बनाते हैं पानी को और खूबसूरत। दरअसल हर पल पानी के प्रेम में होते हैं पेड़, और झूमते हुए बहती हवा से कहते हैं कि प्रेम में प्रतीक्षा का नाम बारिश है, कि प्रेम में प्रतीक्षा का नाम बारिश है। क्या बात है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो आगे पढ़ूं कविता? बिल्कुल बिल्कुल सर। जी, ये कविता कहीं छपी नहीं है जो मैं पढ़ने जा रहा हूँ, ये कुछ दिन पहले ही लिखी थी। इसका शीर्षक है काला चांद। पूछ बैठा चांद से एक रोज, फूलों को देखकर कैसा लगता है। पूछ बैठा चांद से एक रोज, फूलों को देखकर कैसा लगता है। चांद ने कहा, इंतजार के ओस की मुस्कान है फूल, इंतजार के ओस की मुस्कान है फूल। अब चांद को नहीं मुस्कान को देख रहा हूं, अब चांद को नहीं मुस्कान को देख रहा हूं, जानते हुए कि मुस्कान को तो रात में ढल जाना है। मुस्कुराते फूलों से कहा, तुम्हें खिलते हुए देखना चाहता हूं, तुम्हें खिलते हुए देखना चाहता हूं, तुम छिपकर क्यों खिलते हो। फूलों ने कहा, चांद को ढलते हुए भी हंसते हुए देखने का नाम है खिलना। चांद को ढलते हुए भी हंसते हुए देखने का नाम है खिलना। मुझे बुद्ध की मुस्कान याद आई, और याद आया यह कहना कि ढलते हुए मुस्कुराना सिद्ध होने की निशानी है, कि ढलते हुए मुस्कुराना सिद्ध होने की निशानी है। दोनों की मुस्कुराहट को जेब में रखते हुए 2 फूल तोड़ लिए मैंने, और फिर साथ की उस मुस्कान को अपनी चांद के जूड़े में जड़ दिया। फूल की अपरिचित मुस्कान अब कहने लगी, तुम्हें पता नहीं कि तुम कभी फूल नहीं हो सकते, कि तुम्हें पता नहीं कि तुम कभी फूल नहीं हो सकते। फिर फूलों ने एक स्वर में कहा, किसी किसी के चांद को अमावस्या के दिन निकलते देखो, किसी किसी के चांद को अमावस्या के दिन निकलते देखो। किसी के रात में उजाला भरने, तो किसी की रात को और काला करने। ऐसा सुनते ही भीतर खिलते हुए फूलों का रंग काला हो गया। अब मुझे काले गुलाबों को खिलते हुए देखना है, और यूं चांद से मैं फिर मुखातिब हुआ, और यूं मैं चांद से फिर मुखातिब हुआ।
और एक बहुत प्रेम बढ़िया। कविता सुना देता हूँ क्योंकि बहुत भारी मन हो जाएगा, इसलिए हल्का करने के लिए एक प्रेम कविता की तरफ चलता हूँ। शीर्षक है आना। आना तारों की झिलमिल हंसी लिए मेरे एकांत को बुहारने आना। हम सब यहाँ बिहार के हैं तो बुहारने का मतलब मुझे बताने की जरूरत बिल्कुल, नहीं है। बिल्कुल सर। हाँ हाँ, कि आना तारों की झिलमिल हंसी लिए मेरे एकांत को बुहारने आना, खुशबू जैसा मुलायम आंचल लहराते आना। जाड़े की धूप की चादर ओढ़े मैं तुम्हें वहीं मिलूंगा, तुम आओगी तो तुम्हारी प्रिज्म सी हंसी की धूप चख लूंगा। तुम आओगी तो तुम्हारी प्रिज्म सी हंसी की धूप चख लूंगा। ऐसा करना अलौकिक मौन को चुगने तुम शब्द बोने आना। ऐसा करना अलौकिक मौन को चुगने तुम शब्द बोने आना, या फिर ऐसा करना मुझ अचेतन को चेतन में बदलने जादू की झप्पी देने आना। ईश्वर के द्वार से खुलती आंखों को बंद किए आना। ईश्वर की द्वार से खुलती आंखों को बंद किए आना, ताकि दिए जैसी आंखों से जल भरी मेरी बंद आंखों को बाल सको। आना मेरे मन की डफली पर अपने उंगलियों की थाप छोड़ने आना, और यूं आना कि भूल जाऊं मैं अकेले में रोना। आना कि छाया में तुम्हारी मोर बन फैला दूं अपने इंतजार के पंख। ऐसा करना तुम चाबी बनकर आना। ऐसा करना तुम चाबी बनकर आना। आना कि ताले का इंतजार खत्म तो हो, इस गूंगे मन को खनक चूड़ियों की सुनाने आना। आना तो इस तरह आना जैसे मन के काले बादल को फाक देता है बेआवाज चांद। आना मेरे मन की फली चटक के साथ यूं दर के। आना कि मेरे मन की फली चटक के साथ यूं दर के, कि उस दरकन को सिर्फ खुलते होंठ दिखें। ऐसा करना तो आग बनकर आना। ऐसा करना तो आग बनकर आना। आना की फंसी हुई कैचुल को उद्धार मिले। आना की फंसी हुई केचुल को उद्धार मिले, सूखती नसों को फिर से प्रवाह मिले। ऐसा करना तुम लपटों का गीत बनकर आना, और यूं आना कि आलिंगन में ढहते हुए पुनर्नवा हो जाऊं। फूलों को उसका भोलापन दिखा पाऊं, और तुम्हारे साथ राख और घास का अंतर बचा पाऊं। और तुम्हारे साथ राख और आंख का अंतर बचा पाऊं। बहुत अब बढ़िया। अंतिम कविता सुना रहा हूँ। ये आप समझ सकते हैं कलकत्ता की एक, इसे आप जोड़ सकते हैं उस घटना से जिस घटना ने कहिए तो तख्ता पलट दिया। तो आप, इसका शीर्षक है पत्थर आंखें, क्योंकि इस कविता के बाद मैं शायद कविता सुनाने की स्थिति में नहीं रहूंगा, इसलिए इसको अंतिम में सुनाता हूँ। पत्थर आंखें। अम्मा जल्दी घर आऊंगी। अम्मा जल्दी घर आऊंगी, मीठी सी रट अम्मा के लिए लोरी बन जाती। फिर अम्मा चैन की नींद सो जाती। फिर अम्मा चैन की नींद सो जाती। एक दिन उसी मीठी रट में थकान का विष घुल गया, और फिर चांद का वह टुकड़ा टप से जमीन पर गिर गया। अमावस्या की अधंधी दबोच में तड़पती चिड़िया के फड़फड़ाते पंख देख अस्पताल की उस छत को छोड़कर वे सब के सब खुश हुए होंगे जिन्होंने नंगी रेगिस्तानी आंखों से चांद का अनावृत होना देखा होगा। छत ने जरूर देखा होगा एक हाथ को कई हाथों में, और एक सामान्य से दिखते चेहरे को कई बदसूरत चेहरे में बदलते हुए। तुम सबने जरूर सुना होगा दानवों की दुमदुमी भी। मन जरूर कचोट खाया होगा यह देखते हुए कि कैसे दूसरों की सांसों को सहेजने वाली खुद अपनी अंतिम सांसों के लिए अंतिम सांस तक लड़ती रही। उस काली सुबह सूरज रो पड़ा। उस काली सुबह सूरज रो पड़ा और अकबका कर पूछ बैठा चांद से कि तू तो जाग रहा था कब वक्त। फिर पूछा उसने तारों से कि तुम सब इकट्ठा होकर रोशनी का शोर क्यों नहीं बन पाए। चिल्लाकर फिर पूछ बैठा छत से भी कि तुम क्या हमेशा की तरह पत्थर मन चुप्पा ही बने रहोगे। बतलाओगे नहीं कि सबने मिलकर कैसे ऐसे पटका उस छलछलाती नदी को कि वो सदा के लिए सूख गई। और आज इस घोप निर्वात में सितारों की चुप्पी का पहाड़ यूं बढ़ा कि सड़क पर पड़े हर ढेले को भी चिल्लाना पड़ रहा है
जीवन को अपना सबसे बदतर गीत गाना पड़ रहा है। पथराती आंखों के बीच देख रहे हैं लोग संवेदनाओं को लांद कर पत्थर का ईश्वर बन जाना, और यूं शोर की आवाज लिए पूजा सर्वत्र जारी है, और यूं शोर की आवाज लिए पूजा सर्वत्र जारी है। मेरा प्रणाम स्वीकार करें। बहुत अच्छे थे। बहुत बढ़िया सर, बहुत 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 मार्मिक कविता, बहुत और मार्मिक, और जो हम लोगों ने सिर्फ न्यूज में पढ़ा वो बिल्कुल फिर से आपने शब्दों में बांध दिया, बहुत सुंदर शब्दों में बांध दिया। बहुत बहुत धन्यवाद। जिस कर्तव्य और जिस जिम्मेदारी के साथ एक रचनाकार अपनी रचना को अंजाम देता है, मुझे लगता है कि यही मनुष्यता का सबसे उच्चतम और सबसे श्रेष्ठतम पायदान है। आदरणीय श्री यतीश कुमार सर को हमने सुना, और वाकई में सर ये जो आखिरी रचना आपने पढ़ी, थोड़ी देर के लिए अभी रोंगटे खड़े हो गए और मन अस्थिर हो गया। लेकिन इस जिम्मेदारी को निभाना भी उन्हीं हाथों के दायित्व में है जो आप जैसे श्रेष्ठ रचनाकार ही कर सकते हैं। बहुत ही अलग अलग बिंबों से गुजरती हुई आपकी रचनाएं, जिसमें वैश्विक चिंता है, पंगत, पत्तल, ईश्वर, नींद, राख, घास, चांद। मतलब ऐसा नहीं है कि हमने कभी इन शब्दों को सुना नहीं, मगर जिस तरह से इनकी ध्वनियां आपकी रचनाओं में उच्चारित होती हैं, वह अपने आप में पूरी रचना का सार बदल देती हैं। इसलिए अगर हम कहें कि आप हमारे समय के एक भाषा संपन्न रचनाकार हैं, तो यह कहीं से भी गलत नहीं है। इतनी सारी जिम्मेदारियों के साथ आप रचना का, भाषा के क्षेत्र में इतने सालों से, इतने वर्षों से आप इसकी सेवा कर रहे हैं। आपको सृजन संवाद की तरफ से प्रणाम है, आपका स्वागत है, और हम यह आशा ही नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास करते हैं कि आज आप इस गोष्ठी में शामिल हुए। हालांकि समय का अभाव है, हम आपकी और भी रचनाएं, और हो सकता है कि आने वाले समय में जो भी आपकी नई रचनाएं, नई कीर्तियां आए, उन पर बातचीत के लिए दोबारा हाजिर होंगे। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। यतीश जी, अगली हमारी एक मिनट परमान जी। यतीश जी मैं कविता की समझ बिल्कुल नहीं रखती हूँ, लेकिन आपकी दूसरी कविताएं तो अच्छी लगी, लेकिन अंतिम कविता ने सच में मुझे अंदर से हिला दिया। मैं कुछ भी बोलने की स्थिति में नहीं हूँ। कुछ ये कविता कहने की जरूरत की शक्ति है जी। भाव सही, भाव जो है हृदय तक पहुंच जाए, यही कवि का असली प्राप्ति वही है ना। तो बहुत बहुत मुझे धन्यवाद। परमानंद पुनः आभार सर आपका, धन्यवाद मैम। अगली हमारी जो रचनाकार हैं, वह किसी भी परिचय के मोहताज तो नहीं है। उनका कद रचना के क्षेत्र में, सृजनशीलता के क्षेत्र में बहुत बड़ा है। रचनाओं से, स्तंभों से हम उन तक पहुंचते हैं, और उनके लेखनी की जो रोशनी है, उस रोशनी में बैठकर मैंने लिखना सीखा है। मैं अगर ऐसा कहूं तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है। मुझे उनका आशीर्वाद निरंतर मिलता है, उनसे बातचीत होती है, और उनके आशीर्वाद के प्रभाव से ही जो भी थोड़ा बहुत लिखता हूं या जो भी सृजन में कर पाता हूं, उसमें उनकी बहुत ही विशेष भूमिका है। मैं डॉक्टर प्रियंका सिंह से आग्रह करूंगा कि उनका एक संक्षिप्त परिचय हमारे बीच रखें। डॉक्टर प्रियंका सिंह। 1 मिनट, 4 मिनट का हमारे पास एक और वीडियो है, हम लोग उसको अभी देखें या लास्ट में देखें, क्या कहते हैं आप?
सिर्फ 4 मिनट का है। धर्मानंद जी, जैसा हमारे अतिथि जैसा हमारे अतिथि ठीक समझे। सविता जी आप कहिए। मेरा ख्याल है कि हम लोगों को पाठ कर लेने नीचे, फिर आप उसको दिखाइए। ठीक, सिर्फ 4 मिनट का, मैं बाद में दिखाती हूँ। ओके, प्रियंका। डॉक्टर प्रियंका सिंह। धन्यवाद। अब इंतजार की घड़ी समाप्त होती है और कुछ भी कहने से पहले मैं क्षमा मांगना चाहती हूँ कि मैं उस काबिल नहीं हूँ कि मैं मैम का परिचय दे सकूं, इसलिए क्षमा मांगते हुए मैं उनका परिचय देना चाहती हूँ। बिहार के आरा में जन्मी सविता सिंह जी ने दिल्ली विश्वविद्यालय से राजनीति शास्त्र में उच्च शिक्षा प्राप्त की और आधुनिकता, भारतीय राजनीतिक चिंतन तथा नारीवाद जैसे गंभीर विषयों पर निरंतर वैचारिक हस्तक्षेप किया। आपने भारत ही नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी अपने अध्यापन और शोध से एक विशिष्ट पहचान बनाई है। दिल्ली विश्वविद्यालय से लेकर कनाडा के मैकगिल विश्वविद्यालय में शोध और अध्यापन से लेकर अमेरिका की इंटरनेशनल हार्वर्ड मार्क्यूस सोसाइटी के निदेशक मंडल तक आपकी सक्रिय उपस्थिति रही है। आपका व्यक्तित्व केवल एक राजनीतिक चिंतक या शिक्षाविद का नहीं है, आप समकालीन हिंदी कविता की उन महत्वपूर्ण आवाजों में हैं जिन्होंने स्त्री, प्रेम, अकेलापन, स्मृति, देह, स्वप्न और अस्तित्व के प्रश्नों को अत्यंत संवेदनशील और वैचारिक गहराई के साथ कविता में व्यक्त किया है। आपके चर्चित कविता संग्रह अपने जैसा जीवन, नींद थी और रात थी, स्वप्न समय, कोई चीजों का शौक, वासना एक नदी का नाम है और हाल में प्रकाशित प्रेम भी एक यातना है हिंदी कविता को नई संवेदनात्मक और वैचारिक ऊंचाइयां प्रदान करते हैं। आपने 2011 में अंग्रेजी की 7 प्रमुख कवित्रियों की प्रतिनिधि रचनाओं का चयन कर 7 लिव्स 1 एटम नामक पुस्तक का संपादन किया। लव फाउंडेशन मेजो द साइंसेस ले द होम पेरिस की पोस्ट डॉक्टरल फेलोशिप के तहत कृष्णा सोपती के मित्रों मरजानी तथा ए लड़की उपन्यासों पर काम किया है। राजनीतिक दर्शन के क्षेत्र में आपकी रियलिटी एंड इट्स डेप्थ, अ कन्वर्सेशन बिटवीन सविता सिंह एंड रॉय भास्कर नामक पुस्तक प्रकाशित हो चुकी है। आधुनिकता, भारतीय राजनीतिक सिद्धांत और भारत में नारीवाद आदि विषयों पर 3 बड़ी परियोजनाओं पर काम जारी। आपकी कविताएं अनेक भारतीय और विदेशी भाषाओं में अनुदित हुई हैं तथा देश विदेश के विश्वविद्यालयों में पढ़ाई और शोध का विषय बनी है। हिंदी अकादमी और रजा फाउंडेशन के अलावा महादेवी वर्मा पुरस्कार, यूनिस डिसूजा अवार्ड तथा केदार सम्मान से आपको सम्मानित किया जा चुका है। वर्तमान में आप इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय इग्नू में प्रोफेसर हैं तथा स्कूल ऑफ जेंडर एंड डेवलपमेंट स्टडीज की संस्थापक निदेशक के रूप में कार्यरत हैं। ऐसे गंभीर और संवेदनशील कवित्री का इस मंच पर हार्दिक अभिनंदन है। आपका बहुत बहुत अभिवादन और साथ में क्षमा प्रार्थना भी। धन्यवाद डॉक्टर प्रियंका सिंह। मैंने मेरे सीनियर लोगों को कहते हुए सुना है कि हमने हजारी प्रसाद द्विवेदी जी को सुना है, हमने माखनलाल चतुर्वेदी जी को सुना है, हमने निराला को सुना है, हमने बच्चन सर को सुना है। तो अगर मैं ये कहूँ कि मैंने सविता सिंह जी को सुना है, पढ़ा है और हमारे समय में, हमारे वक्त की इस मूर्धन्य हस्ताक्षर को मैंने अपने समय में अपनी आंखों के सामने देखा है, तो यह मेरे जैसे लेखकों को, मेरे जैसे रचनाकारों को हमारे लिए एक तमगे की तरह है कि आप हमारे समय में हैं, हम उस समय में हैं जहां पर आप जैसी हस्ताक्षर मौजूद हैं। सविता सिंह जी एक लेखिका के साथ साथ बहुत सारे स्तंभों पर भी अपनी राय रखती हैं, अपने सराकारों से हमें प्रभावित करती हैं। उनकी लेखनी में जो स्त्री है वह जीवन के झंझावातों को पार कर
भविष्य के राग को गुनगुनाती एक स्त्री का लोकगीत है। एक ऐसी स्त्री जिसे किसी पितृ सत्तात्मकता के पूर्वाग्रह की मिट्टी से नहीं बल्कि उसकी अपनी चुनौतियों और अपने संकटों ने गढ़ा है, जो अपने चार दीवारी से बाहर निकलकर देश, समाज और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर बात करती है, जो सबसे मुखातिब है, जो किसी भी पूर्वाग्रह, कुंठा और पर निर्भरता पर आश्रित नहीं है, जो सबसे मुक्त है, सबसे परे है और पूर्णतया अपनी है। अगर उनकी कविता के मार्फत मैं कहूं तो सोचकर बहुत मैंने कहा उससे, मैं किसी की औरत नहीं हूं, मैं अपनी औरत हूं, मैं अपना खाती हूं, जब जी चाहता है तब खाती हूं, मैं किसी की मार नहीं सहती और मेरा कोई परमेश्वर नहीं है। ऐसी मूर्धन्य पंक्तियों की रचनाकार आज हमारे बीच हैं। सृजन संवाद का यह मंच अपने आप में गौरवान्वित है। अब मैं बिना वक्त जाया किए आदरणीय सविता सिंह जी से आग्रह करूंगा कि आप अपनी कविताओं की रोशनी से इस मंच को रोशन करें। आदरणीय सविता सिंह जी। बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोग बहुत ही सुंदर ढंग से इस प्रोग्राम को चला रहे हैं और संचालन कर रहे हैं और बातें कह रहे हैं। मैं तो पहली बार आई हूँ यहाँ पर और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। एक से कहते हैं अच्छी संगति है यहाँ, पढ़ने वाले, सुनने वाले, लिखने वाले, सब के सब विचार संपन्न लोग हैं और उनके बीच में ही तो मुझे अच्छा लगता है। तो मुझे अभी बहुत अच्छा लग रहा है। और ये भी एक बात होती है, कविता में मूड भी होता है, एक नाम की चीज़ होती है। मूड से बहुत कुछ रचा जा सकता है। तो मैं अभी अच्छे मूड में हूँ, ये कह सकती हूँ। आप लोगों की सारी बातों को सुन के और ये 30 की कविताओं को सुन के। एक सेकेंड में चश्मा बताइए। तो ये जो पंक्तियां आपने अभी सुनाई, वो कविता क्या आप लोग सुनना चाहेंगे? मैं किसकी औरत हूँ। बिल्कुल 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 मैम, ये बहुत बार इससे बेहतर शुरुआत क्या होगी। इसको पढ़ा जा चुका है, हर जगह ये है, लेकिन इस मंच में मैं पहली बार आई हूँ तो मैं पढ़ती हूँ। लेकिन मैं एक दो बातें भी कह देना चाहती हूँ कि ये जो कविता है मैं किसकी औरत हूँ, ये 95 में कविता प्रकाशित हुई है। उसके बाद का सफर बड़ा ही गहरा सफर रहा है। सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन हुआ इस यात्रा में। मैं खुद भी बदल गई हूँ बहुत हद तक, क्योंकि नए अब जो स्त्री के बारे में या जीवन के बारे में नए तथ्य सामने आते रहे, उन्होंने भी मुझे बहुत बदल दिया है। तो ये जो कविता मैं किसकी औरत हूँ से चल करके वासना एक नदी का नाम है तक मैं पहुंची हूँ। तो मैं उस संग्रह से भी आप लोगों को कुछ सुनाऊंगी। तो पहली कविता ये समझ लीजिए कि 90s की कविता है और सबको पसंद है और बार बार पढ़ी जाती है, पढ़ाई जाती है। लेकिन मैं यहाँ पहली बार आई हूँ, इसलिए मैं इसमें पढ़ा। ये पहले संग्रह मैं अपने जैसा जीवन में ये कविता है। मैं किसकी औरत हूँ, कौन है मेरा परमेश्वर, किसके पांव दबाती हूँ, किसका दिया खाती हूँ, किसकी मार सहती हूँ। ऐसे ही थे सवाल उसके, बैठी थी जो मेरे सामने वाली सीट पर रेलगाड़ी में मेरे साथ सफर करती। उम्र होगी कोई 70-75 साल, आंखें धंस गई थी उसकी, मान शरीर से झूल रहा था, चेहरे पर थे दुख के पठार, थी अनेक फटकारों की खाइयां। सोचकर बहुत मैंने कहा उससे, मैं किसी की औरत नहीं। परमानंद ने जो पंक्तियां जो पढ़ी, सोचकर बहुत मैंने कहा उससे, मैं किसी की औरत नहीं, मैं अपनी औरत हूँ, अपना खाती हूँ, जब जी चाहता है तब खाती हूँ, मैं किसी की मार नहीं सहती और मेरा परमेश्वर कोई नहीं। उसकी आंखों में भर आई एक असहज खामोशी। कैसे कटेगा इस औरत का जीवन, संशय में पड़ गई वह। समझते हुए सभी कुछ मैंने उसकी आंखों को अपने अकेलेपन के गर्व से भरना चाहा। फिर हंसकर कहा,
मेरा जीवन तुम्हारा ही जीवन है, मेरी यात्रा तुम्हारी यात्रा, लेकिन कुछ घटित हुआ है जिसे तुम नहीं जानते। हम सब जानते हैं अब कि कोई किसी का नहीं होता, सब अपने होते हैं, अपने आप में लथपथ, अपने होने के हक से लगता है। यात्रा लेकिन यही समाप्त नहीं हुई है, अभी पार करनी है कई और खाइयां फटकारों की, दुख के एक दो और समुद्र, पठार यातनाओं के अभी और दो चार। जब आखिर आएगी वो औरत जिसे देख तुम और भी विस्मित होगी, भयभीत भी शायद, रोगे उसके जीवन के लिए फिर हो सशंकित। कैसे कटेगा इस औरत का जीवन, फिर से कहोगी तुम, लेकिन वो हंसेगी मेरी तरह, फिर कहेगी उन्मुक्त हूँ देखो, उन्मुक्त हूँ देखो, और यह आसमान, समुद्र यह, और इसकी लहरें, हवा यह, और इसमें बसी प्रकृति की गंध सब मेरी है। और मैं हूँ अपने पूर्वजों के शाप और अभिलाषाओं से दूर, पूर्णतया अपनी। शानदार मैम, बहुत बढ़िया। एक कविता सुनाना चाहती हूँ आप लोगों को। अपनी यातना में, ये नींद थी और रात थी समझ में। वह सो चुकी थी, कई नींदें, कई दिन और रातें बीत चुकी थीं, कई जिंदगियां बन और बिखर चुकी थीं इस बीच। लेकिन एक सपना था जो अब भी झिलमिला रहा था, जिसकी झालर को पकड़ वह उठी थी और उन फूलों को ढूंढने लगी थी जिन्हें सीने से लगा वह सोने गई थी। जागने पर यह संसार उसे अब भी बहुत जाना पहचाना ही लगा था। फूल भले अनुपस्थित थे, लेकिन उसके प्रेमी वहां खड़े थे बाहें फैलाए। हर हाल में प्रेम बचा रहता है, उसने सोचा था। फिर आह्लादित हो खुद से कहा था, आसमान को छत और धरती को बिस्तर बना समुद्र की तरह कोई गीत गाना चाहिए। तभी उसका एक प्रेमी उसे बालों से पकड़ खींचता हुआ ले गया नींद और सपनों से बाहर, समेटे हुए अपने सीने में चुराए उसके सारे फूल, जहां सब कुछ नया था अपनी यातना में। चूंकि मैं मॉन्ट्रियल में रही हूँ, तो मैं एक दो कविताएं सुनाऊंगी। लेकिन अभी फिलहाल जरूर एक मैम। कविता है, रात नींद सपने और स्त्री। इसका बहुत गहन एनालिसिस अभी एक लिटरेरी क्रिटिक रवि रंजन जी हैं, हैदराबाद यूनिवर्सिटी, उन्होंने किया। ये मिसाल बहुत बड़ी। रात नींद सपने और स्त्री, ये हमारी कविताओं का सबकॉन्शियस है। ये मैं अभी आप लोगों को एक्सप्लिसिटली बता रही हूँ, क्योंकि कविता जो है वो कई धरातलों पर चलती है। एक कवि जो है वो साधारण मनुष्य तो है नहीं, चाहे वो स्त्री हो या पुरुष हो, वो है बहुत असाधारण। और उसकी संवेदना का जो स्तर है वो इतना ऊंचा है कि उसके बारे में वो कुछ कह भी नहीं सकता किसी को, क्योंकि लोग जो ग्रहण नहीं कर सकते किन बातों से एक कवि मुरझा जा सकता है, घायल हो सकता है, कोई नहीं बता सकता। और किन किन चीज़ों को वो कभी देखता है या देखती है और उसको दर्ज करती है। तो मेरी बहुत सारी कविताएं, जैसे उसमें जो फॉर्म है मेरी कविता में मैजिकल रियलिज्म का है, क्योंकि वो सबकॉन्शियस के लेवल पर यथार्थ को देख लेती है। ये जो फॉर्म है ये बहुत ही एक्स्ट्रॉर्डनरी है। इसका इस्तेमाल लैटिन अमेरिकन, साउथ अमेरिकन राइटर्स ने किया, बॉर्खेज ने खास करके किया। तो एनीवे ये वो सबकॉन्शियस है जो मैं आप लोगों को बता रही हूँ, जहाँ पर ये कविता गढ़ी जाती है मेरी ज्यादातर। रात नींद सपने और स्त्री। नींद में ही छिपा है स्त्री होने का स्पर्श, जिसे महसूस करती है रात, और जो छाई रहती है इस पृथ्वी पर वह इसी स्पर्श की छाया है, जिसके नीचे नींबू के फूल खिलते हैं, चंपा की कलियां जन्म लेती हैं। नींद में ही है कहीं सौंदर्य जिससे जुड़ी है स्त्री, पनपाती मृत्यु, ग्रस्ती हिंसक पुरुषार्थ को, गिराती साहसी और बलवान को, राज्य करती फिर एकाग्र भाव से सब पर।
रात में नींद है स्त्री, दिन में सौंदर्य। रात में नींद है स्त्री, दिन में सौंदर्य, नींद में जागती है रात। इस रात में देखती है स्त्री आदिम अनुभूतियों पर थिरकते अपने होने के कामुक स्वप्न। कविता है मनोकामनाओं जैसी स्त्रियां। ख्याल है इस बात का कि अब और आगे बढ़ी तो खाई है, हटी पीछे तो है आग, खड़ी रही तो मूर्छा है गिराने के लिए। ख्याल है कि जिस जगह टिके हैं पांव वह भी खिसकने वाली है। उसमें भी एक अजीब ताप है जो जलाता है आत्मा को। जगह बदलने की बात हो तो जगह से जगह बदल लूं, लेकिन यहाँ तो आसमान में ताकते पीते हैं बरस, देखते हुए अंधकार और प्रकाश के खेल, मेल जोल उसके। और अब एक आदत सी पड़ गई है, सितारों की रची रचाई दुनिया को देखने की, चाहने की वह सीढ़ी जिससे पहुंचूं उन तक, बसने उन्हीं के बीच। मैं पहचानती हूँ आखिर उनका वह झुरमुट जिसमें मैंने भी चुना है अपना एक कोना, जहाँ जाकर ठहरती हैं पृथ्वी से लौटी उन्मुक्त हवाएं, ऋतुएं जहाँ जाकर सोचती हैं अपना होना। ख्याल है कि पहुंचूं वहां जहाँ पहले से ही एकत्र हैं ढेर सारी मनोकामनाओं जैसी सुंदर और खुश स्त्रियां। बहुत बढ़िया। और पढ़ूं क्या? जी बिल्कुल बिल्कुल मैम। मैं पढ़ती हूँ एक कविता जो जब मैं मॉन्ट्रियल में गिल यूनिवर्सिटी में पढ़ाती थी जब, तो मैंने पूरी सीरीज लिखी। और अभी पिछले साल नहीं, 2 साल पहले फिर से मैं मॉन्ट्रियल गई थी मिगिल यूनिवर्सिटी में लेक्चर देने के लिए, तो मैंने फिर से एक पूरी सीरीज लिखी है। तो ये एक लगभग एक किताब बनने के प्रोसेस में है। कविता है रूथ का सपना। रूथ ने देखा एक सपना, उसने देखे थे ऐसे कई सपने, तब उसके साथ थे उसके दूसरे प्रेमी। इस बार वह बिस्तर में अकेली थी और शहर भी दूसरा था। इस बार आधी रात से ही बर्फ गिरने लगी थी और उसके घर के बाहर सुबह सुबह प्रेमियों का एक जोड़ा झगड़कर अलग हुआ था। रूथ का सपना मामूली सपना नहीं था। उसने देखा था एक घने पेड़ के नीचे बैठे एक दार्शनिक संत को जो उसे समझा रहा था अस्तित्व के मानी। उसने उसे बताया भाषा ही समस्त संसार है और इसमें ही एकांत और प्रेम दोनों संभव है। रूथ भ्रमित थी क्योंकि वह तो भाषा में ही थी सदा से, लेकिन उसे प्रेम के बदले प्रेम कभी नहीं मिला और उसका एकांत भरा पड़ा था पिता की यातना और माँ की भीरुता से। यदा कदा उसमें टहलते हुए आए थे कुछ प्रेमी, वो छोड़ गए थे पीछे सिर्फ अपने बिस्तर। रूथ देखना चाहती है कई बार बस यही सपना, ताकि वह समझे भाषा में छिलमिलाते अकेलेपन की गरिमा को कैसे पाया जाए, कि इस बर्फ के शहर में कैसे जिया जाए। एक कविता सारा का सुंदर बदन। सारा पहने हुई थी झीना सा एक ब्लाउज, अंदर था रेशम का एक स्लिप, होठ थे सूजे गुलाबी, आंखों में नींद थी अभी बाकी। रात को लिए साथ मिली थी सारा मुझे पहली बार। उसने उतार रखे थे अपने गरम कोट, दस्ताने, गुलबंद, जैसे वह बदलना चाहती हो इनको। लेकिन जानती थी सारा लादना है इनको निकलते ही इस गर्म कमरे से बाहर, जैसे लदी है यह जिंदगी उसके सुंदर बदन पर। मिली जब दोबारा मुझे सारा सट कर बैठ गई मेरे पास, कहने लगी चला गया उसका प्रेम किसी दूसरे शहर में। अब तो फिर से पाना होगा कोई स्पर्श, ढूंढनी होगी कोई और ऊष्मा। क्या होगा अब इस खाली सी आत्मा का? इसे तो भर नहीं सकती पूरे शहर की बर्फ भी, इसे सिर्फ प्रेम भर सकता है, मिलता है जब मुश्किल और मुश्किलों भरा। मिली सारा जब मुझे तीसरी बार, साथ में था नया प्रेम उसका, उसे चूमता और उसका शरीर अपनी सुंदरता पसारे खिल रहा था धूप में बर्फ पर एक फूल सा। मैंने मन ही मन कहा खुश रहो सारा, लिए अपना यह सुंदर बदन, आत्मा की चिंता मत करो, वो तो सदा खाली ही रहती है।
और मैं बढ़िया। एक या दो कविताएं वासना एक नदी का नाम है, तो सुना के बंद करती हूँ। इसमें इस संग्रह में स्त्री की वासना प्रकृति की वासना है, ये मैंने कहने की कोशिश की है, और इसलिए ये बहुत बड़ी चीज है। इस वासना को पुरुषों ने घटा करके कुछ ऐसी रूप दे दिया है कि उस पर बात करने में भी लोग हिचके जाते हैं। तो कविता है सृष्टि के रूप। अभी अभी जो दिखा दृश्य वो क्या था? पत्तों का आपसी खेल या हरे रंग के बदलते रूप? कितना हाथ हवा का था उसमें उसे यूं होने देने में? वो चमक जो उभरी थी पत्तों पर कहाँ से उतरी थी? हृदय की किस कौन से होकर आई थी वह? पत्ते पर झलकी किसी स्मृति सी आती है जो कभी कभी होठों पर बस पल भर के लिए। आखिर किस स्रोत से आती है रोशनी हम पर उतरने? एक स्त्री ने जब इस पर गौर किया, उसे लगा सृष्टि के कई रूप हैं। अपने हर रूप में वह पूर्ण है। उसके होने के कई स्रोत हैं जो उसी के हैं, उसे ही मालूम। ये जान वह स्त्री भर गई एक ही साथ हर्ष और दुख से। जो दिखा था, जो दिख रहा था उसे, उसमें बहुत पीड़ा थी। जो छिपा था जिज्ञासा के उल्लास से भरा था। जैसे आज की सुबह, अभी अभी की सुबह, जिसमें एक बयार है। यानी सृष्टि आज ऐसी ही है, अपने अनेक रूपों में एक साथ। क्यों? एक कोयल भी तो कूक रही है अभी। एक गिलहरी अपने 2 बच्चों के साथ हरे नीम के पौधे पर चढ़ रही है। इन सारी चीजों पर कहीं से एक रोशनी पड़ रही है। देखने में कोई रहस्य नहीं जान पड़ता अभी, मगर रोशनी तो एक रहस्य ही है, खासकर जिस तरह वह चीजों को दिखा रही है अभी। और मैं भी एक कविता और पढ़ूं, हवाएं। हवा का संबंध स्त्री से बहुत इंटीमेट है, अंतरंग। कितनी तरह की हवाएं होती हैं जो हमसे होकर गुजरती हैं, आखिर मैंने आज जाना। कुछ मन को गीला करती हैं, कुछ उसे सुखा देती हैं। वे हवाएं जो पठारों से होकर आती हैं, वे जो जंगलों में रुकी रहती हैं, उनके बारे में आज जानना हुआ। आखिर मैंने विश्वास किया उस स्त्री का, बचपन में जिसने बताया था कुछ ही हवाएं जानी जा सकती हैं, बाकी सब अनजान रहती हैं। जब कोई ऐसी हवा आकर तुमसे लगे, बाहें खोल देना। वह पिछले किसी जन्म की तुम्हारी प्रेमिका हो सकती है। उससे बातें करना, प्रेम के बारे में अब भी वह तुम्हें बहुत कुछ बता सकती है। और एक मैं अंतिम कविता है, मनोरम। स्त्री जब अपने को पहचानती है, अपने मनोरम रूप को जब वो देखती है, जबकि लगातार वो प्रकृति के मनोरम रूप को देखती है, लेकिन वो अपने को नहीं जान पाती कि ये उसी का रूप है, उसी का हिस्सा है, वो उसी का रूप है। मनोरम। वह स्त्री अपने मनोरम होने के सत्य को जानती थी। ऐसी ढेर सारी और भी बातों को वह जानती रही है। उसने झरनों, पहाड़ों और चिड़ियों के बारे में बहुत बहुत सोचा। घास की सिहरती देह के बारे में उसके पास विरल ज्ञान है, अनुभव और सिद्धांत भी। वह बता सकती है कई तरह के सिहरनों के बारे में, और यदि वह घास के बारे में हो तो उसका ज्ञान और गहरा मालूम पड़ता है। कई बार वह घास और हवा के संबंध के बारे में अलग से बातें करती है, और हवा तो खैर उसके भीतर ही रहती है। उसने एक बार यह बात बताई थी, हवा मनुष्य से अधिक दूसरे प्राणियों के लिए सहिष्णु है, और पेड़, पत्तों और घास जैसी मामूली सब चीजों के लिए एक बड़ा सत्य। यह वह अक्सर कहती पाई गई। स्त्री फिर भी अपने होने के सत्य को लेकर ज्यादा आश्चर्य से भरी रहती है। उसका अपना मनोरम होना स्त्री फिर भी अपने होने के सत्य को लेकर ज्यादा आश्चर्य से भरी रहती है। उसका अपना मनोरम होना उसे खुद पर बहुत रिझाता है। वह सोई नहीं एक रात जब उसने अपनी इस बात का विश्वास किया।
वह प्रफुल्लित रही, किसी का इंतजार नहीं किया, किसी की राय नहीं चाहिए। वह जगी सुबह और आईने में अपना चेहरा देखा, मुस्कुराई और कहा, सुंदर, मनोरम। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद मैडम, बहुत बहुत धन्यवाद। आज वाकई में आज का दिन हमारे मंच के लिए और पूरे साहित्य के वातावरण के लिए एक बहुत ही खास दिन है। प्रेम का होना सिर्फ प्रेम का होना नहीं, प्रेम की पीड़ा सिर्फ प्रेम की पीड़ा नहीं, प्रेम का खोना नहीं, क्योंकि जीवन तो मनोरम है, सुंदर है और आत्मा तो खाली है। ऐसा लग रहा था कि बस आपको सुनते रहें, लेकिन यह समय का अभाव एक चौकीदार की तरह दरवाजे पे खड़ा रहता है। आप दोनों रचनाकार, दोनों वरिष्ठ साहित्यकार आज हमारे मंच का हिस्सा बने। आपने इस मंच के कद को आगे बढ़ाया और हम आपसे आज ही यह आश्वासन भी चाहते हैं कि भविष्य में अगर हम कभी आपको इस मंच पर बुलाएं, इस मंच से जुड़ने का आग्रह करें, तो कृपया आप अपनी रोशनी इस मंच को दीजिए, जिससे कि आने वाले समय में भी ऐसे कार्यक्रम को रूपरेखा तैयार की जा सके। बहुत बहुत धन्यवाद यतीश कुमार सर और सविता सिंह मैम। हालांकि यह स्वाद जो है, अभी कहते हैं ना कि ये बस एक स्वाद आया है मुंह में, ये जायका आया है, और इतने सारी रचनाओं में से जो भी रचनाएं आपने पढ़ी, यह और ललक पैदा कर रही है आपको और भी सुनने के लिए और भी करीब से जानने के लिए। कहीं पढ़ा था मैंने कि इतिहास शिकारियों की हर्ष गाथाओं से भरा रहेगा जब तक हिरन स्वयं नहीं लिखेंगे अपना इतिहास। वैसे ही जब आपकी रचनाओं को पढ़ते हैं तो उसमें जो स्त्रियां हैं वो अपना इतिहास लिख रही हैं और अपना वर्तमान रच रही हैं, और हमें आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि आगे आपसे और ऐसी कालजयी रचनाओं को पढ़ने का, सुनने का अवसर मिलेगा। पुनः धन्यवाद, पुनः आभार। मैं आग्रह करता हूं डॉक्टर विजय शर्मा मैम से आगे की कार्यवाही को अंजाम देने के लिए। आदरणीय डॉक्टर विजय शर्मा मैम। थैंक यू परमानंद। हमारे साथ फेसबुक लाइव से क्षमा सर त्रिपाठी जुड़ी हैं, बीना कुमारी जुड़ी हैं, अरविंद तिवारी साथ हैं, डॉक्टर मीनू रावत भी यहाँ हैं, ऋचा द्विवेदी हैं, और हमारे साथ एक नए कोई है, मैं नहीं जानती हूँ, बता दें कहाँ से हैं तो बहुत अच्छा होगा। कस्तूरिका मिश्रा कहाँ से हैं, अगर बता दें तो अच्छा होगा। हमारे साथ सुधीर सुमन जी जुड़े हैं, और जिन्होंने सृजन संवाद का नामकरण किया है हमारे साथ मिलके, डॉक्टर आशुतोष कुमार झा भी यहाँ पर उपस्थित हैं, अरविंद तिवारी भी हमारे साथ उपस्थित हैं। इन लोगों ने कविता पाठ के बारे में बहुत सुंदर सुंदर टिप्पणियाँ की हैं। जैसे क्षमा त्रिपाठी ने लिखा है बहुत शानदार कविता आपके लिए, सविता जी आपके लिए लिखा है उन्होंने। सुधीर सुमन ने लिखा है, स्वागत है सविता जी। आशुतोष कुमार झा ने यतीश जी के लिए लिखा है, कवि महोदय तक मेरा प्रणाम पहुँचे। और क्षमा त्रिपाठी ने लिखा है यतीश जी की कविता के लिए, हल्की सी कविता कब भारी हो चली पता नहीं चला, गूढ़ भाव से भरी हुई हृदय स्पर्शी कविता। तो इस तरह हमें अच्छी अच्छी टिप्पणियाँ भी मिल रही हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। जैसा कि मैंने बताया, हमारे पास 4 मिनट का एक और वीडियो है जो कि डॉक्टर मीनू रावत ने बनाया है, हम उसे देखना चाहेंगे। सिर्फ 4 मिनट का है वो।
नमस्कार, लखनऊ से मैं डॉक्टर मंजुला मुरारी। सृजन संवाद की 150 गोष्ठियां आयोजित करने के लिए विजय जी को और उनकी पूरी टीम को बहुत बहुत बधाइयाँ और शुभकामनाएं। सृजन संवाद के मंच पर मेरी उपस्थिति पिछले करीब 3-4 वर्ष से रही है। इसमें विभिन्न साहित्य और कला के विषयों पर एक से एक उत्कृष्ट कृतियां और प्रस्तुतियां देखने और सुनने को मिली हैं और इसका आनंद हर महीने उठाने के लिए हम लोग बहुत उत्साहित रहते हैं। सृजन संवाद में मेरी भागीदारी मुख्य रूप से एक श्रोता की तरह रही है, पर विजय जी के आग्रह पे कुछ यादगार विजय मैम, शायद ये वीडियो पॉज हो गया है। मैम, शायद ये वीडियो पॉज हो गया है। विजय मैम, गोष्ठियों में मैंने आमंत्रित अतिथियों से इंटरैक्ट भी किया। यात्रा के पूरे किए हैं, जिसमें अभी हमारी शुभकामनाएं हैं कि आपको हजारों मील आगे जाना है। सृजन संवाद की गोष्ठियां अक्सर वैचारिक संवेदनशीलता से संपन्न होती हैं। विषय का चुनाव समसामयिक होने के साथ साथ ऐसा होता है जो विद्यार्थियों, शोधार्थियों, पाठकों, आलोचकों सभी के लिए बहुत जिसे कहना चाहिए कि समयानुकूल होता है, चिंतन मनन के द्वार खोलने वाला होता है। और इन गोष्ठियों में समय सीमा का खास ध्यान रखा जाता है, अच्छे वक्ता रहते हैं और मैं तो कहूँगी कि एक सकुशल संयोजन की मिसाल है ये गोष्ठियाँ। और डिजिटल रूप में आज हम इन्हें संरक्षित रख पाते हैं। आने वाले समय में ये बहुत बड़ा संसाधन बनेंगी, जिसके माध्यम से विद्यार्थी और शोधार्थियों को नई दिशाओं में अनुसंधान करने का अवसर मिलेगा। तो एक बार पुनः विजय शर्मा जी और सृजन संवाद की पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई। नमस्कार, लखनऊ से मैं डॉक्टर मंजुला मुरारी। सृजन
मैम अनम्यूट योरसेल्फ। बाकी लोग आज जा चुके हैं लग रहा है, क्योंकि शायद मैम। मैं तो धन्यवाद ज्ञापन करना जा रही थी इन लोगों का। दोनों कवि निकल गए हैं। यतीश जी को तो जाना था जरूरी काम से, ठीक है। आज का कार्यक्रम जैसा कि हमने खुद अनुभव किया बहुत ही समृद्धकारी रहा और एक यादगार शाम हमने दो कवियों के साथ गुजारी। मैं दोनों का धन्यवाद करना चाहती हूँ। फेसबुक लाइव से बहुत सारे सदस्य जुड़े हमारे, मैं उनका भी धन्यवाद करना चाहती हूँ। आपने इतनी अच्छी तरह परमानंद जी संचालन किया, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद मैम, बहुत बहुत धन्यवाद मैम। हुई थी लेकिन आपने बहुत अच्छी तरह परिचय दिया, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। हम जल्दी ही अगली गोष्ठी में मिलेंगे। सबको फिर से एक बार नमस्ते। नमस्ते मैम, थैंक यू सो मच।